एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम नॉलेज बूस्टर सीरीज का 7वां वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम PIL की बात करते हैं यानी कि जनहित याचिका की बात करते हैं, तो भारतीय कानून में सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान किया गया है और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किया गया कोई भी मुकदमा जनहित याचिका कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द निकल के आता है कि सार्वजनिक हित क्या है। क्लियर है? तो दोस्तों, जब सार्वजनिक हित की हम बात करते हैं तो सामूहिक रूप से जनता के हित को कह सकते हैं। सार्वजनिक हित क्या कह सकते हैं? सामूहिक रूप से जनता के हित को कह सकते हैं। या फिर यदि हम एक सैद्धांतिक रूप में इसकी बात करें तो सार्वजनिक हित उस हित को कहते हैं जिसमें या तो प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा हो या फिर जिसमें लोगों के एक वर्ग को तो लाभ मिल रहा हो लेकिन दूसरे वर्ग को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा हो। दोस्तों, इसको ऐसे समझते हैं कि सार्वजनिक हित का मामला ऐसा मामला कहलाता है या तो पूरा की पूरा यानी सपोज करो 100 लोग हैं, ठीक है, और पूरे के पूरे 100 लोगों को क्या हो रहा हो, उस हित का फायदा मिल रहा हो, तो वह मुद्दा क्या कहलाएगा, वह हित क्या कहलाएगा, सार्वजनिक हित कहलाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उन 100 लोगों में से 50 लोग या 60 लोगों को उस हित का फायदा मिल रहा हो, लेकिन जो बाकी के 40 या 50 लोग रह बचे हुए हैं उनको वहां पर उस हित का फायदा नहीं मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनको उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए जिनको इस हित का फायदा नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे मुद्दे या ऐसे हित क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक हित के माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक पक्ष को लाभ हो रहा हो तो दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं हो रहा हो, भले उसको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों, सार्वजनिक हित के रूप में किए गए कोई भी मुकदमे क्या कहलाते हैं, आपके जनहित याचिका या PIL कहलाते हैं। सामान्यतः होता क्या है दोस्तों, सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इनमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए, ठीक है। सामान्यतः होता क्या है दोस्तों कि जो व्यक्ति पीड़ित होता है वही क्या करता है, अदालत जाता है न्याय मांगने के लिए और उसको हुई न्याय प्राप्त होता है जो पीड़ित व्यक्ति होता है, सामान्य याचिका की यदि हम बात करें। क्लियर है? जबकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोई भी नागरिक व्यक्ति या नागरिक यानी कोई व्यक्ति, संस्था या स्वयं न्यायालय द्वारा क्या किया सकता है, पीड़ितों के पक्ष में दायर की जा सकती है PIL यानी जनहित याचिका, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जनहित याचिकाओं का इतिहास क्या है, ठीक है। जनहित याचिका की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत दोस्तों अमेरिका से मानी जाती है 1960 के दशक में, ठीक है। जनहित याचिका की जो अवधारणा है उसकी उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका से 1960 के दशक में हुआ है। अमेरिका में इसे सामाजिक कार्रवाई याचिका कहा जाता है। अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है, सामाजिक कार्रवाई याचिका कहा जाता है। और दोस्तों भारत में PIL की जब हम बात करते हैं, जनहित याचिका की बात करते हैं, तो 1980 के दशक के मध्य में इसकी शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों दो न्यायाधीश यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक आपके न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर और दूसरे न्यायमूर्ति हैं PN भगवती, ठीक है। PN भगवती से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि PIL के जनक भारत में किसको माना जाता है, प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है, PN भगवती को माना जाता है। क्लियर दोस्तों? यह अवधारणा या इसकी बात करें, PIL की बात करें, जनहित याचिका की बात करें, तो यह न्यायपालिका का आविष्कार माना जाता है, ठीक है, और न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि इसको माना जाता है, ठीक है। इसको भारतीय संविधान में इसका कहीं जिक्र आपको नहीं मिलेगा। यह किसके द्वारा विकसित है, किसके द्वारा आविष्कार किया गया है, न्यायपालिका के द्वारा माना गया है और न्यायाधीश द्वारा निर्मित यह विधि मानी जाती है। और इसके प्रवर्तक के रूप में महत्वपूर्ण किसको माना जाता है, PN भगवती को माना जाता है। दोस्तों भारत में PIL को कुछ और अन्य नामों से भी जाना जाता है जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सामाजिक क्रिया याचिका जिसको SAL कहा जाता है, सोशल एक्शन लिटिगेशन कहा जाता है, सामाजिक हित याचिका जिसको सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, SIL कहा जाता है, तथा वर्गीय क्रिया याचिका जिसको क्लास एक्शन लिटिगेशन यानी कि CAL भी कहा जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दोस्तों प्रारंभ में केवल वह व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता था जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो,
दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक यदि बात की जाए तो वह व्यक्ति क्या होता था, उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकता था जिनके अधिकारों का क्या हुआ हो, हनन हुआ हो। क्लियर है। लेकिन पीआईएल दोस्तों क्या है, इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप मानी जाती है। ठीक है, पीआईएल क्या है, इन जो पारंपरिक नियम कानून रहे थे उनके अपवाद स्वरूप मानी जाती है। और पीआईएल के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति के स्थान पर कोई संस्थान भी हो सकती है, या कोई व्यक्तियों का ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के हितों को अधिकार दिलवाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। अगर ये व्यक्ति या समूह, यानी जिनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, पीड़ित पक्ष की यदि हम बात करें तो व्यक्ति या समूह यदि निर्धनता, अज्ञानता अथवा सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय में उपचार के लिए नहीं जा सकते हो। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति उनके बिहाफ पर क्या कर सकता है, कोई संस्था या व्यक्तियों का ग्रुप उनके बिहाफ पर कोर्ट में पीआईएल के द्वारा उनको न्याय के लिए या उनके पास तक या उनको न्याय दिलाने की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आखिरकार इतना परिवर्तन किया क्यों गया। ठीक है, जहां हमने बात की कि ये पारंपरिक जो कानून था या कानून की जो प्रक्रिया थी नियम कानून की, तो उसमें क्या था कि जो पीड़ित व्यक्ति होता था वही क्या करता था, न्याय के लिए या न्याय की हम बात करें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जा सकता था न्यायालय में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर पीआईएल के वास्तविक उद्देश्य की बात की जाए कि आखिरकार क्या उद्देश्य बताए गए हैं पीआईएल की, तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है पीआईएल, यानी कि जनहित याचिका। सबसे पहला है कानून के शासन की रक्षा करता है, यानी कि रक्षा करना है आपका पीआईएल या जनहित याचिका का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है, कानून के शासन की रक्षा करना। दूसरा हम बात करें सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाता है। ठीक है, जो पीआईएल है वो क्या करता है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो वर्ग ऐसे हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर हैं, उनको या उन तक भी न्याय की प्रभावी पहुंच को बनाता है। और जो तीसरा है मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्त करना। दोस्तों मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप से प्राप्त करने का मतलब क्या है, तो हमने आर्टिकल 32 पढ़ा हुआ है, अनुच्छेद 32, जिसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत रिटे जारी करने की पावर दी गई है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 32 के साथ मिलकर के उस या बात की जाए काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है ना, और लोगों को उनके हक दिलाने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, वायलेशन होने से बचाने के लिए, हनन होने के बचाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की पीआईएल की जनहित याचिका के उद्देश्य के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं जनहित याचिका की स्वीकृति हेतु सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बना दिए गए हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिए हैं, कुछ नियम बना दिए गए हैं। इन पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो नियम है वो क्या है कि लोकहित से प्रेरित किसी भी व्यक्ति संगठन के द्वारा इन्हें लाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे याचिकाएं यानी जनहित याचिका की हम बात करें तो कोई भी लोकहित से प्रेरित व्यक्ति हो सकता है या संगठन हो सकता है, इन्हें न्यायालय में ला सकता है। दूसरा जो बात की जाए तो दोस्तों कोर्ट को दिया गया कोई पोस्ट कार्ड भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो यदि आप पोस्ट कार्ड के द्वारा भी भेजते हो यदि आप सुप्रीम कोर्ट में, तो दोस्तों उसको क्या किया जाएगा, जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया जा सकता है। तीसरे की बात की जाए दोस्तों तो कोर्टों को यह अधिकार होगा कि वह याचिका हेतु सामान्य न्याय शुल्क भी क्या कर दे, माफ कर दे। ठीक है, तो दोस्तों जो कोर्ट फीस है वो क्या की जा सकती है, माफ की जा सकती है, ये कोर्टों को अधिकार देता है।
और चौथी बात की जाए दोस्तों कि यह राज्य के साथ ही निजी संस्थानों के विरुद्ध भी लाई जा सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। यानी न सिर्फ सरकार के खिलाफ या राज्य की हम बात की जाए, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट्स हो, ठीक है, उनके खिलाफ तो इसको लाया ही जा सकता है। उसके अलावा जो निजी संस्थान है उनके विरुद्ध भी क्या की जा सकती है, PIL लेकर के आई जा सकती है, यानी कि जनहित याचिका लगाई जा सकती है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों जनहित याचिका के विषय क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश बताए हैं। ठीक है, 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष दिशा निर्देश बताए हैं और इन पर दोस्तों 2003 में संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, 2003 में क्या किया जा चुका है, इनमें संशोधन किया जा चुका है। इनके अनुसार निम्नलिखित कोटियों में आने वाली याचिकाएं ही सामान्यतः जनहित याचिकाओं के रूप में व्यवहार होंगी। ठीक है ना दोस्तों, कौन कौन सी याचिकाएं होंगी या किस विषय के संबंध में आई हुई याचिकाएं मानी जाएंगी जनहित याचिका? तो बात की जाए बंधुआ श्रमिकों से संबंधित याचिकाएं जनहित याचिका के रूप में मानी जाएंगी। उपेक्षित बच्चों से संबंधित याचिकाएं जनहित याचिका में मानी जाएंगी। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण तथा श्रमिक नियमों के या कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामले से संबंधित याचिकाएं जनहित याचिका मानी जाएंगी। जेलों में दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, समय से पहले मुक्ति, जेल में मृत्यु आदि से संबंधित जो याचिकाएं हैं वो जनहित याचिका मानी जाएंगी। पुलिस द्वारा दाखिल किए गए या किए जाने संबंधी याचिकाएं, पुलिस उत्पीड़न तथा पुलिस हिरासत में मृत्यु, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिकाएं, विशेषकर यदि बात की जाए तो वधू उत्पीड़न, दहेज दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि के मामले में जो भी याचिकाएं विषय में दी जाएंगी वो जनहित याचिकाओं के स्वरूप में मानी जाएंगी। ग्रामीणों के सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न, सुप्रीम कोर्ट आप यदि बात की जाए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं भी PIL के रूप में मानी जाएंगी। पर्यावरण प्रदूषण संबंधी याचिकाएं, खाद्य पदार्थों में मिलावट, वन्य जीवों का संरक्षण आदि के मामले में भी जो विषय में याचिकाएं जाएंगी वो जनहित याचिकाओं के रूप में स्वीकार की जाएगी। दंगा पीड़ितों की याचिकाएं और पारिवारिक पेंशन के बारे में दोस्तों जो याचिकाएं दायर की जाएंगी वो किस विषय के अंतर्गत मानी जाएंगी, आपकी जनहित याचिकाएं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत मानी जाएंगी। और वहीं दोस्तों यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि किन विषयों में आने वाली याचिकाएं PIL के रूप में नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, तो बात की जाए मकान मालिक किरायों के मामले संबंधी, सेवा संबंधी मामले तथा वे मामले जो पेंशन से संबंधित हैं, केंद्र या राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें उन मामलों को छोड़कर जो 10 बिंदु अभी हमने चर्चा किए हैं उनसे संबंधित हैं। ठीक है, इससे पहले जो 10 बिंदु हमने चर्चा किए थे उससे को छोड़ करके कोई भी मामले होंगे वो PIL के रूप में शामिल नहीं किए जाएंगे। मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन जल्दी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएं PIL के रूप में स्वीकृत नहीं की जाएंगी। क्लियर है दोस्तों, ये हमने किसके बारे में देखा था, जनहित याचिकाओं के या जनहित याचिकाओं का या PIL की हम बात करें विषय क्षेत्र के बारे में समझा था। अब दोस्तों बात करते हैं PIL के लाभ क्या हैं, यानी कि जनहित याचिकाओं के लाभ क्या हैं जो इतना क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। तो दोस्तों जब हम PIL की बात करते हैं तो इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेतना बढ़ती है, यानी कि जो जनता है उनको अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, ज़्यादा सजग होते हैं वो। ठीक है, और न्यायपालिका की क्या वास्तविक भूमिका है उसके बारे में भी उनकी चेतना बढ़ती है। यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में वृहद बनाती है, या मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उनको क्या करती है, वृहद बनाती है और इसमें व्यक्ति को नए अधिकार मिल जाते हैं। जनहित याचिकाओं के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत रिट को हम क्या कर सकते हैं, जारी करवा सकते हैं, और जिससे संविधान में जो आपको फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके उल्लंघन से आपको बचाया जा सकता है। यानी ये मजबूत आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप तक पहुँचे,
ठीक है, लोगों तक उनकी पहुंच बने, इसको सुनिश्चित करवाने में मदद करती हैं दोस्तों। और इनकी वजह से कई सारे आपको नए फंडामेंटल राइट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण यदि हम बात करें तो आधार एक्ट के तहत जो आपका राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी किसके रूप में स्वीकार कर लिया गया, फंडामेंटल राइट्स के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसको आर्टिकल 21 के तहत स्वीकार किया गया। तो दोस्तों आपको कई सारे नए आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स भी प्राप्त हो जाते हैं। वहीं दोस्तों यह कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाधित करती है। ठीक है, किसको, चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो, उनको जो संवैधानिक कर्तव्य बताए गए हैं उनको करने के लिए जनहित याचिकाएं क्या करती हैं, बाधित करती हैं। और साथ ही यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चितता भी करती है। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की भी क्या करती हैं, ये सुनिश्चितता करती हैं। तो दोस्तों ये हमने समझा लाभ के बारे में पीआईएल के। अब दोस्तों हर चीज़ में कुछ लाभ होते हैं तो कुछ उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो दोस्तों जनहित याचिकाओं की आलोचना भी आपको देखने को कई बार मिलती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसकी जो आलोचना देखने को मिलती है वो होती है इसके दुरुपयोग की प्रवृत्ति का होना। ठीक है, लोगों के द्वारा दोस्तों इसके दुरुपयोग की प्रवृत्ति परवान पर है और ये सामान्य न्यायिक संचालन में क्या करती है, बाधा डालती हैं। लोगों के द्वारा दोस्तों गैर जरूरी मामलों में भी जनहित याचिकाओं के रूप में न्यायालय में सुनवाई करने की कोशिश की जाती है, जो न्याय संचालन के रूप में क्या करती है, बाधा डालती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी आलोचना यही मानी जाती है जनहित याचिका की। क्लियर है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा इतिहास देख लें जनहित याचिका का, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, कुछ महत्वपूर्ण केसेस जिक्र किए जाते हैं जनहित याचिकाओं के रूप में। दोस्तों 1970 के दशक में जनहित याचिका, 1970 के लास्ट में, ठीक है ना, 1970 के लास्ट के दशक में इसकी शुरुआत होकर 80 के दशक में इसकी अवधारणा पक्की हो गई। यानी कि जो आपकी जनहित याचिका की अवधारणा 1980 में आकर के पक्की हो गई। और पीआईएल का जो प्रथम मुकदमा दोस्तों माना जाता है वो 1969 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ठीक है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस से सामने आता है। इस केस में दोस्तों कारागार और विचाराधीन कैदियों की मानवीय परिस्थितियों से संबंधित विषय था। ठीक है, ये जो केस था वो किससे संबंधित था, कारागार और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित था। और इस मुकदमे के नतीजतन दोस्तों कोर्ट के द्वारा 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया और यह दोस्तों पीआईएल के तहत पहला मुकदमा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक केस था एससी मेहता वर्सेस भारत संघ और अन्य। ठीक है, एससी मेहता वर्सेस भारत संघ और अन्य। इस मामले को दोस्तों काफी लंबा मामला चला, 1985 से लेकर के 2001 तक चले। इस मामले में आदेश दिया कि दिल्ली मास्टर प्लान के तहत, ठीक है, दिल्ली मास्टर प्लान के तहत और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली के रिहायशी इलाकों से 1 लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाए। ठीक है दोस्तों, प्रदूषण से बचने के लिए और मास्टर प्लान के कारण 1 लाख से अधिक जो औद्योगिक इकाई थी उसको दिल्ली शहर से बाहर स्थानांतरित किए जाने के आदेश इस केस में दिए गए। और इसी से संबंधित दोस्तों एक और मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2001 में ये आदेश दिया गया कि दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसों को चरणबद्ध तरीके से सिर्फ सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ईंधन से चलाया जाए। ठीक है, जो बसेस थी वहाँ पर सार्वजनिक बसें थी जो जो डीजल से चलने वाली बसें थी, पॉल्यूशन ज़्यादा करती थी, तो उसको चरणबद्ध तरीके से क्या किया जाए, किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में चलाया जाए। ठीक है, या जो पॉल्यूशन फ्री बसों के रूप में उनका उपयोग किया जाए। जो डीजल वाली बसें थी उनको क्या किया जाए, सर्विस से बाहर कर दिया जाए क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, और उपयोग क्या किया जाए, सीएनजी से चलने वाली बसों का। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कई सारे केसेस भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया आधार एक्ट में आपको जो राइट टू प्राइवेसी था उसके बारे में जिक्र देखने को मिलता है। 3 तलाक से संबंधित चाहे आपका मामला हो दोस्तों, कई सारे मामले निकल करके आपको पीआईएल में यानी जनहित याचिका में देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।